नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ईरान का अमेरिका इजराइल को कड़ा संदेश, नए हथियार के इस्तेमाल की दी चेतावनी। ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज, तो वहीं होर्मुज जलडमरू को लेकर बढ़ा तनाव और पश्चिम एशिया में हालात जो हैं और भी ज्यादा अब तनावपूर्ण हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर से कड़ा बयान जारी किया है। ईरान की नौसेना के कमांडेंट जो है उन्होंने दावा किया है कि देश जल्द ही ऐसा नया हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दुश्मन जो है देश पूरी तरह से भयभीत हो जाएंगे और उन्हें गंभीर मानसिकता और शारीरिक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इसे बहुत ही जल्द नजदीकी और खतरनाक तकनीक बताया है और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के बदले अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की बात कही गई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आर्थिक दबाव की नीति जारी रहेगी। ईरान कमांडेंट ने अमेरिकी रणनीति पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही है जो कभी सफल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। होर्मुज जलडमरू में सख्ती बढ़ा दी गई है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ गया है और स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक NB सिंह के निर्देश अनुसार संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग अभियान जारी है और इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है। गश्त के दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास तीतरो मार्ग पर एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया जिसे पुलिस ने रोक कर लगातार पूछताछ की और जांच में उसकी पहचान जो है खालिद पुत्र क्यूब निवासी मोहल्ला नानू नीलग्राम थाना भवन के रूप में हुई है। तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को तुरंत ही हिरासत में लेकर थाना लाया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद से आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है और इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में अपराधियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है और पुलिस की सतर्कता से कानून व्यवस्था मजबूत होने का संदेश गया है। वहीं शामली के थाना भवन क्षेत्र में महिला अपराधों की रोकथाम के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को अहम सफलता मिली है। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी को थाना भवन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि 27 अप्रैल 2026 को एक परिवार ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर थाना भवन में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आस मोहम्मद पुत्र मकराम निवासी ग्राम मसावी के रूप में हुई है और उसे थाना भवन में कादरगढ़ मार्ग पर पास से दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 91 में विकसित हो रहा 30 एकड़ का डियर पार्क अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति को लेकर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने समीक्षा बैठक की है जिसमें निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एंट्री प्लाजा के डिजाइन और जानवरों के लिए बनाए जा रहे पूरी तरह से इस निर्माण पर चर्चा की गई और ऐसे में कार्य जो है वो पूरी तरह से प्रगति का आकलन भी किया गया और इस पार्क में हिरणों के अलावा अन्य वन्यजीवों के लिए भी विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं और इसके साथ ही उन्हें प्राकृतिक माहौल मिल सकता है और इसके साथ पूरी सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाले गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे पूरे पार्क का आराम से भ्रमण किया जा सकता है और इसके अलावा पार्क में EV चार्जिंग स्टेशन, स्वच्छ टॉयलेट और साथ ही विश्राम के लिए हट और साथ ही पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये नोएडा का पहला ऐसा वन हिरण पार्क होगा जिससे सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनी चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
नोएडा में जनगणना 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अधिसूचना के बाद से क्षेत्र में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2121 हाउस HLB बनाए गए हैं और इस कार्य के लिए कुल 2334 प्रांगण और साथ ही 300 से ज्यादा सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो कि घर घर जाकर पूरी तरह से डेटा को वो इकट्ठा करेंगे। और 29 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यों की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले चरण में करीब 450 प्रांगणों का सुपरवाइजर को 5 अलग अलग स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और विशेष अधिकारियों ने निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागाध्यक्ष को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनुपस्थिति कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि कार्य में लापरवाही न हो। और इसके अलावा आम नागरिकों को भी सुविधा देते हुए CMMS के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेल्फ पूरी तरह से विकास किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चला है। शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और ये अभियान सिटी और सिविल लाइन क्षेत्र में चलाया गया है, जहां पर लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी हुई थी। प्रशासन की टीम ने झांसी रानी चौक, शिव चौक, प्रकाश चौक, रेलवे रोड और साथ ही मीनाक्षी चौक जैसे प्रमुख जगहों पर अभियान चलाकर दुकानदारों और संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ढांचों और अवैध रूप से लगाए गए सामानों को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी जारी की थी और अतिक्रमण हटाने का मौका भी दिया था और इसके बावजूद भी नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर में जाम की समस्या से राहत मिले और आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के एक बड़े मामले में बड़ा खुलासा किया है और ये चोरी मॉल ऑफ इंडिया स्थित कैरेटलेन के स्टोर में हुआ है, जहां से महंगे आभूषण चोरी किए गए थे। और मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिद्धि उर्फ रचना और सरिता गौतम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को DLF मॉल के पास से ही दबोचा है। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए के कीमत के चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए। बरामद सामान में चूड़ियां, ब्रेसलेट और अंगूठियां शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है और इस पूरे मामले के खुलासे में तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ स्थानीय सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास और इस घटना में अन्य संभावित लोगों की संलिप्तता पर भी जांच कर रही है। दिनांक 23 अप्रैल को थाना क्षेत्र 20 में चोरी की एक घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक मॉल के अंदर कैरेटलेन शोरूम में कार्यरत स्टोर मैनेजर के द्वारा तहरीरी सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 2 महिलाएं जो कि ग्राहक बनकर के आई थी और उनके द्वारा लगभग 20 लाख रुपए के जो कीमती ज्वेलरी है उनको उनके स्टोर से चुरा लिया गया था, जिसके संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात थाना सेक्टर 20 की टीम लगातार काम कर रही थी। आज दिनांक 29 अप्रैल को उपरोक्त घटना के संबंध में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चूड़ियां, ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद हुई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद किया गया है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। दोनों आपस में माँ और पुत्री हैं। जहां तक इनके आपराधिक इतिहास की बात है, दोनों के विरुद्ध दिल्ली में पूर्व में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक मुजफ्फरनगर क्षेत्र में दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर हमला बोल दिया। आरोप है कि दबंगों ने पहले घर में घुसकर गाली गलौज की और फिर पीड़ित को बाहर खींचकर लाठी डंडों से जमकर पीटा है और इस मारपीट में महिलाओं के शामिल होने की भी बात निकलकर सामने आई है, जिससे घटना और भी गंभीर हो गई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे के बाद से पुलिस
पुलिस हरकत में आ गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रण किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। आज थाना ककरौली पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें 2 पक्ष आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया और इसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और इसमें प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई करी जा रही है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण के समर्थन में जन आक्रोश रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोकसभा में संबंधित बिल पारित न होने पर विरोध दर्ज कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। रैली में महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम और नारी का सम्मान में बीजेपी मैदान में जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रहे और इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष चक्रेश राणा और साथ ही कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने जुआ और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एसपी सिटी अमृत जैन ने खुद टीम के साथ छापेमारी करके 7 जुआरुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसपी सिटी अमृत जैन सादी वर्दी में पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अचानक से ही छापा मारकर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 10,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में नाइम, वसीम, मोइन, शकीर, कल्लू और अब्दुल वाजिब समेत कुल 7 लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रियता की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब सेक्टर 40 के पास चलती कार अचानक से ही आग का गोला बन गई। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चल रही थी और तभी उसमें अचानक से ही धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति को भांपते हुए कार चालक ने तुरंत ही वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके साथ ही दमकल विभाग को भी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद से आगे आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तकनीकी कारणों की भी जांच की जा रही है। लखनऊ के थाना भवन विधायक अशरफ अली खान ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट करके क्षेत्र में से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है और इस दौरान उन्होंने जनहित की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की है। विधायक ने शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से उनके आवास कार्यालय पर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने थाना भवन जलालाबाद और गढ़ी पुख्ता नगर पंचायतों द्वारा गृहकर और जलकर में की गई अत्याधुनिक वृद्धि पर भी चिंता जताई है। उन्होंने करों में पुनर्विचार करने और आम जनता को राहत और पूर्व की भांति व्यवस्थित लागू करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही विधायक ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जलालाबाद मेन बाजार स्थित प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसके विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधायक अशरफ अली खान ने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार इन जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र के विकास को गति देगी। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में एक वांछित आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी धारा 304 BNS के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय भागना शुरू कर दिया। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी के दोनों पैरों में चोट आई है, जिसके बाद से उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं उसके साथ अंधेरे का
उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल निवासी मुर्शिदाबाद के रूप में हुई है और हाल ही में वो इंदिरापुरम में रहता था और उम्र जो है उसकी 32 साल का है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक कुंडल और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। दिनांक 30 अप्रैल को रात्रि के समय थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्वाट टीम तथा थाना क्षेत्र कौशाम्बी की पुलिस टीम के द्वारा लगातार ही स्नैचिंग तथा स्नैचिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाए जाने हेतु प्रभावी रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में 2/5 की पुलिया के पास एक बाइक पर 2 युवक सवार होते आते हुए दिखाई दिए, जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इनके द्वारा अपनी बाइक को न रोकते हुए तेजी से जा रहे कच्चे रास्ते पर बाइक भगाई गई, जिसका पीछा करने के क्रम में इनके द्वारा मौके पर उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। इसमें पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। भागे गए बदमाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। घायल बदमाश को तत्काल ही नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पूछताछ में इसने अपना नाम अब्दुल पुत्र सलाम मूल निवासी जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल बताया है। पूछताछ के क्रम में इसने बताया है कि ये लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया करता है। विगत दिनों थाना क्षेत्र कौशाम्बी में 26 अप्रैल को हुई स्नैचिंग की घटना में इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इसके कब्जे से उक्त स्नैचिंग की घटना से संबंधित एक पीली धातु का कुंडल, अवैध तमंचा तथा बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की गई है। सभी बिंदुओं पर सघनता से जांच की जा रही है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपी एनसीआर क्षेत्र में लूट और साथ ही स्नैचिंग और चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास चेकिंग अभियान चलाया गया था और इसी दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तेज रफ्तार से भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक फिसल गई और खुद को घिरता देखकर उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली उसके पैर में लग गई है और जिससे वो घायल हो गया है। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन उर्फ मोनू निवासी हर्ष विहार दिल्ली, उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और पुल से छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है और इसके साथ ही पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी 30 मार्च को साहिबाबाद क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना में भी शामिल था और उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी और स्नैचिंग के मुकदमे हैं। पुलिस टीम को जरिए मुखबिर का से सूचना मिली थी कि आपके यहाँ विगत 30 मार्च को एक जो मोबाइल फोन की घटना थी, स्नैचिंग की घटना थी, उसके संबंधित कुछ अभियुक्त आपके थाना क्षेत्र में आएंगे। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिंक रोड से साहिबाबाद की तरफ आने वाले साहिबाबाद रेलवे रोड अंडरपास के नीचे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए सवार दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं बल्कि एक तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य साध कर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान पवन पुत्र लकमान के रूप में हुई है। उसका एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो घायल व्यक्ति है उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी और स्नैचिंग के मुकदमे हैं। उसके पास से 30 मार्च को किए गए मोबाइल स्नैचिंग से संबंधित मोबाइल फोन बरामद हुआ है और जो बाइक जिस पर था वो बाइक भी थाना लिंक रोड से चोरी की है, वो भी कनेक्ट हुई है। इसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर मोहन नगर से गाजियाबाद जाने वाले मार्ग पर शमशान घाट के सामने एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक नई कार ने ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद से कार अनियंत्रित होकर सड़क पर चार से अधिक बार पलटी खा गई है और हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है और आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत ही घायल युवक को मदद की है। जानकारी के अनुसार कार सवार युवक को मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे की हालत में था और जिस कारण वो वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और वो गंभीर हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि चालक नशे में था या नहीं। पुलिस ने बताया है कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन मेट्रो रूट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मेट्रो शुरू होने से पहले इस पूरे कॉरिडोर पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो स्टेशनों को सिटी बसों और साथ ही फील्डर बस सेवाओं से जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसके साथ ही इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू करने के बाद ही पूरी तरह से तैयारी की जाएगी, जिससे यात्रा व्यवस्थित और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बन सके। और इस एलिवेटेड मेट्रो रूट पर कुल 8 स्टेशन प्रभावित होंगे, जिसमें बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 44 है और साथ ही कई ऐसे स्टेशन होंगे और लगभग 2254 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना विकसित की जाएगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर मंत्रालय विशेष फोकस कर रहा है और वहीं मेट्रो लाइन के लिए जनरल कंसल्टेंस चयन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और इसके साथ ही डिपो से बोडा की रूट से निगरानी के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे। बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश जीतू सैनी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और ये वही आरोपी है जिस पर जन्मदिन पार्टी के दौरान 3 लोगों की हत्या करने का गंभीर आरोप था। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद से आरोपी जो है घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि 25 अप्रैल को खुर्जा के सुभाष रोड स्थित एक जिम में जन्मदिन पार्टी के दौरान केक लगाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि जीतू सैनी ने पिस्टल से फायरिंग कर दी और बीजेपी नेता के परिवार से जुड़े आकाश मनीष और अमनदीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस ट्रिपल मर्डर के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस और एसओजी टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुठभेड़ के बाद से पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जीतू सैनी को गोली लगी है और वो मौके पर ढेर हो गया है और इसी दौरान एसओजी प्रभारी असलम और एक अन्य सिपाही भी घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं और मामले की आगे की जांच की जा रही है। देखिए, खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे, चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई इसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। तो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पे सब पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया। सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, फिर उन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वहाँ से भेजा गया था CSC और CSC से रिफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। अभी जानकारी मिली है कि उसका नाम जीतू सैनी है, जिसे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और वो 25/26 की रात्रि में जो खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें वांछित भी था। इस घटना में एक बदमाश और था जो वहाँ से मौके से भाग गया था, जिसकी लगातार कॉम्बिंग और तलाश चल रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है, जिससे कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये आग जो है टावर N के फ्लैट नंबर 503 की बालकनी में लगी, जहां पर रखी वॉशिंग मशीन जो है अचानक से ही आग की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी में मौजूदा लोगों ने तुरंत ही अलर्ट हो गए, जिसके बाद से
इकोटेक 3 फायर यूनिट को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचने से पहले ही सोसाइटी को मेंटेनेंस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। स्थिति जो है बता दें कि स्थापित फायर सेफ्टी उपकरण की मदद से आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित कर लिया गया था, इसीलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फायर विभाग ने मौके का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अधिकारियों ने निवासियों को सतर्क रहने और फायर सेफ्टी उपकरणों का नियमित रखरखाव करने की सलाह दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।